बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अमूमन हम सियासत पर बात करते हैं और हम जो रिपोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं उस पर कम ही बात करते हैं, क्योंकि ये हसास किस्म के मौज़ूआत होते हैं। लेकिन हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो आजकल ज़ुबान ज़द आम है और हर शख्स हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर बात कर रहा है। अब हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो अहम क्यों है, मतलब उसका अहम तारुफ क्या है, उसके टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या थे, और हमूदुर रहमान कमीशन कौन कौन देख रहा था, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर शख्स जानना चाहते हैं। फिर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में ऐसा क्या आया कि आज भी जब उस पर बात की जाती है तो आवाज़ें बंद करवाने की कोशिश की जाती है। इसका थोड़ा सा पस मंज़र देख लेते हैं, फिर आगे हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर जो है वो आते हैं। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट से, यानी उनकी सोशल मीडिया टीम ने, और उस ट्वीट में इमरान खान साहब ने एक वीडियो क्लिप लगाया हुआ था जिसके अंदर जो है वो याहिया खान का जिक्र था और आसिम मुनीर के ऊपर जो है वो जनरल आसिम मुनीर जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर तनकीद की गई थी। लेकिन साथ ही साथ जो है एक लाइन लिखी गई थी और ये कहा था कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ो और फैसला करो कि गद्दार कौन है। अब शायद ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई थी जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के बेशुमार रहनुमाओं ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, ट्वीट्स की और ये कहा कि हाय ये गजब हो गया। हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि जब उन पर बुरा वक्त चल रहा था तो ये वही लोग थे, यही मरीम नवाज जो इस वक्त वजीर आला पंजाब हैं, यही नवाज शरीफ जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोबारा सदर बन चुके हैं, वजीर आजम बनने की ख्वाहिश लेके आए थे, यही शहबाज शरीफ जो इस वक्त वजीर आजम है, यही आप ख्वाजा आसिफ, यही ख्वाजा साद रफीक, ये पूरी की पूरी टीम थी जो उस वक्त हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को उठा कर पेश कर रही थी। और यही तहरीक इंसाफ थी, माजरत के साथ तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ यही तहरीक इंसाफ थी जो उस वक्त इन पर तनकीद करती थी और मुजीबुर रहमान को और इन तमाम लोगों को गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश करती थी। लेकिन वक्त जब फिरकी लेता है, लोग सबक सीखते हैं, तो चीज़ें जाहिर है खुलकर सामने आती हैं और फिर लोग जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब मसला ये था कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान तो टूट गया। मतलब जिस पाकिस्तान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि नो पावर कैन डू अनडू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान सिर्फ चंद साल बाद यानी तकरीबन 25 साल बाद जो है वो तकसीम हो गया। तो ये पाकिस्तान टूटा क्यों, इसके ऊपर जो है वो एक कमीशन रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको कहा जाता है कि आपने इन तमाम अवामिल का जो है वो तहिया करना है, उनको हमें बताना है कि पाकिस्तान कैसे टूटा, टूटने के अवामिल क्या थे, अब आगे ऐसे ना हो, आइंदा कभी हम ऐसी गलती दोबारा ना करें, इसलिए हम फैक्ट्स फाइंडिंग करते हैं। फिर फौज ने हथियार कैसे डाले थे, इस सब का जायजा लिया जाए और इस सब का जायजा लेने के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो बनाई गई। अब ये कमीशन रिपोर्ट जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई और ये कहा कि आपने इन तमाम चीज़ों का जायजा लेकर हमें बताना है। इस कमीशन के अंदर उस वक्त टोटल 3 मेंबर्स थे। पहले मेंबर थे उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमूदुर रहमान साहब। दूसरे मेंबर थे इसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अनवारुल हक, जो बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने। तीसरे मेंबर इसमें थे मिस्टर जस्टिस तुफैल अब्दुल रहमान, जो कि उस वक्त क्योंकि ज्वाइंट हाई कोर्ट होता था सिंध एंड बलोचिस्तान का, तो उसके चीफ जस्टिस थे उस ज्वाइंट हाई कोर्ट के। इस कमीशन के अंदर एक शख्स और को मुकर्रर किया गया और उसका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल अल्ताफ कादिर, जो कि मिलिट्री सेक्रेटरी थे और इन्होंने सिफारिशात वगैरह जो है वो पेश करनी थी और इन्होंने चीजें लेकर आगे चलनी थी इन तीनों लोगों के साथ। अब जो ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट थी, ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तो जारी की कर दी, लेकिन वो कमीशन रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं की गई। कौम को नहीं बताया गया कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या था और क्या नहीं था। हालांकि इस रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन है कि ये रिपोर्ट जो है वो शाया नहीं की जाएगी, ये रिपोर्ट जो है वो शाया की जाएगी जबकि कार्रवाई जो होगी उसको खुफिया रखा जाएगा। लेकिन आज भी
कई सियासतदान ये बात करते सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मुझे दिखाई देते हैं कि जी रिपोर्ट में कमीशन ने खुद कह दिया था कि आप ये रिपोर्ट पब्लिश ना करें। ऐसा नहीं था। आप इसका तीसरे पैराग्राफ में आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कमीशन ने कहा था कि कार्रवाई खुफिया रखी जाएगी, जो आगे जाके और मजीद चीजें जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। वाज़ेह करता चलूं, ये एक लंबी सीरीज है और हम इसके ऊपर जो है वो मजीद वीडियोस बनाएंगे। मैं आपको बताता रहूंगा। ये वीडियो जो होगी ये उसका इंट्रोडक्शन जो है उसका अहाता करेगी और कुछ चीज़ें आपके सामने इसमें रखूंगा। हम हर रोज़ एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, क्योंकि लंबी है, लम्हा बलम्हा आपको बताता रहूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये रिपोर्ट क्या है। आपने एक काम ज़रूर करना है, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। आपने मुझे बताना है कि आप और किस किस्म की चीज़ें इस रिपोर्ट में से चाहते हैं कि मैं आप तक पहुंचाऊं, और आप इस रिपोर्ट के बारे में जो है वो क्या जानना चाहते हैं और आप सोचते क्या हैं इस रिपोर्ट के बारे में। अब ये जो रिपोर्ट थी हमूदुर रहमान रिपोर्ट, इससे पहले जो कमीशन बना था जिसने ये सिफारिशात दी थी, उसके TROs क्या थे। अब TROs जब मैं आपके सामने रखूंगा, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस आप इसे कह सकते हैं कि किस तरह से चीजें आगे चलनी थी, तो आपको पता चलेगा ये बड़ा ओपन था, आजाद था। इसके अंदर किसी भी किस्म की जो बाउंडिंग है या किसी किस्म की चीजें रिस्ट्रिक्ट होती हैं वो नहीं की गई थी। अब कमीशन ये कहता है कि जो उसके TROs हैं, कमीशन सबसे पूछ सकता है, आवाम को भी सुना जा सकता है इस कमीशन के अंदर। अब इसका जो पहला इजलास था इस कमीशन का वो लाहौर में हुआ, जिसमें ये तय हुआ कि हमने इस चीज की फैक्ट फाइंडिंग करनी है कि हथियार क्यों डाले गए, इसकी रीजंस क्या थी, और इसके साथ साथ कमीशन ने अपना तरीकाकार जो है वो भी बताया, और जो उसे कह सकते हैं कि आप रहनुमा खतूत थे जो लिखे गए थे कमीशन को गवर्नमेंट की जानिब से या उस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से, वो भी खोले गए। इसके बाद कमीशन ने उन तमाम लोगों को जो उस वक्त पोजीशंस पर थे, यानी जो भी पोजीशन पे था, आर्मी चीफ हो, वजीर आजम हो, कोई भी शख्स हो जो उस वक्त पोजीशन पर था, जो जिम्मेदार पोजीशंस थी, उनको खतूत और सवाल नामे फौरी तौर पर अरसाल किए कि ये खतूत हैं, आपने हमें इनका जामे जवाब जो है वो जमा करवाना है। अब उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, जब 1971 के अंदर पाकिस्तान तकसीम हुआ, जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी थे। अब ये वही जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी हैं जिनके बारे में अभी भी कहा जाता है कि इमरान खान के शायद कोई रिश्तेदार थे, और नियाजी नाम के साथ इमरान खान के इसीलिए लगाया जाता है उनको तंग करने के लिए कि ये अमीर अब्दुल्ला नियाजी ने मुल्क तोड़ा था, तो अब शायद इमरान खान नियाजी भी जो है वो मुल्क तोड़ा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और ये बयानिया तब शुरू हुआ था जब 16 दिसंबर के लिए, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक धरना दिया हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं 16 दिसंबर को पूरा मुल्क बंद करूंगा, जिसके आपने देखा था कि जब वो पेशावर के अंदर एक APS के अंदर सानिया भी हुआ था और वो पूरी टाइमलाइन, तो तब ये कहा गया था जी देखें, एक नियाजी ने मुल्क के तोड़ा था, फौज ने उसकी सरबराही में हथियार डाले थे, और अब एक नियाजी जो है वो पूरे का पूरा मुल्क जो है वो बंद करने जा रहा है। अब जरा इसको आगे अगर लेके चलते हैं तो 20 जनवरी, अब जो ये कमीशन की रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने पढ़ना शुरू कर रहा हूं, उसका इंट्रोडक्शन। 20 जनवरी 1972 को कमीशन ने मुल्क की 17 सियासी जमातों के सरबराहों को खत लिखे कि आप भी आएँ और अपनी सोच और ख्यालात हमें बताएं, जिस पर कमीशन कहता है कि हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और हमें बड़े अच्छे जवाबात जो है वो मौसूल हुए। उसके बाद कमीशन को पता चला कि दिफाई महकमे के काफ़ी अफराद कमीशन के रूबरू पेश होकर काफ़ी सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खदशा है कि ऐसा करने से उन्हें इंतकाम का सामना करना पड़ेगा। यानी कि उस वक्त जो अफवाज पाकिस्तान के मुलाजमीन थे वो बड़ी तादाद में आकर पेश होना चाहते थे, लेकिन क्योंकि खौफ था, तब भी खौफ था, आज भी खौफ है, तो वो डर रहे थे उस वक्त। जिसके ऊपर कमीशन ने साफ कह दिया आपको कुछ नहीं होगा। फिर फौज के सरबराहों को कहा कि लेटर लिखें कि कुछ नहीं होगा, आप किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई जो है वो नहीं करेंगे। और तीनों अफवाज पाकिस्तान के सरबराहों को, मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराहों को जो है ये खतूत लिखे गए और ये कहा गया कि आप लेटर लिखें। 11 जनवरी 1972 को सरकारी अखबारों में ये ऐलान किया गया कि कमीशन की सारी कार्रवाई खुफिया रखी जाएगी
اور اس کے سامنے ہونے والے سارے، کیونکہ لوگ ابھی بھی خوف زدہ تھے، اس لیے کمیشن نے یہ سرکاری اخباروں میں اعلان جو ہے وہ نشر کروایا کہ سارے بیان دینے والے گواہوں کو خفیہ رکھا جائے گا اور کسی بھی شخص کو پبلک نہیں کیا جائے گا، لہٰذا آپ اگر بیان دینا چاہتے ہیں تو آپ آئیں اور اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، کسی کو کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ کمیشن میں ایک بات کا بہت خیال رکھا کہ بیان دینے والے کسی بھی شخص کو کوئی نقصان نہ پہنچ پائے، جس کے سلسلے میں جو ہے وہ 15 جنوری 1972 کو جب یہ کمیشن اپنی کارروائی شروع کی، تو اس میں میں آگے آپ کو جا کے بتاتا ہوں کہ کس طرح کمیشن نے کچھ چیزیں ایسی کی کہ لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ کمیشن نے 15 جنوری 1972 کو قصور سیکٹر کا دورہ کیا اور کمیشن کے ساتھ ملٹری سیکٹری تھے اور ملٹری سیکٹری نے ہی یہ دورہ جو ہے وہ ارینج کیا تھا، جس میں کمیشن جو ہے وہ جوانوں سے ملا اور جوانوں سے مل کر بات کی اور ان کے خیالات پوچھے اور ان سے پوچھا کہ کیا کچھ ہوتا رہا تھا اور آپ کو کس قسم کی انسٹرکشنز تھی۔ ساتھ ہی ساتھ کمیشن نے یہ بھی پوچھا کہ فوجیں آپریشن کیسے کرتی ہیں، اگر کوئی فوجی آپریشن ہوتا ہے تو اس میں کس قسم کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں اور کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور کیا کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ کمیشن باقی سیکٹرز کا بھی دورہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے باقی سیکٹرز کا دورہ جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ کمیشن نے 12 جنوری کو جو خط لکھا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک آفس بھی چاہیے، تو وزارت صدارتی امور نے جو ہے وہ 15 جنوری 1972 کو ہی جو ہے وہ یہ بتا دیا کہ آپ راول پنڈی میں بیٹھیں گے اور آپ کو جو ہے وہ دفتری سامان وغیرہ مہیا کیا جائے گا، اور یہ اسی دن ہی جو ہے وہ دفتری سامان یعنی 15 کو مہیا کر دیا گیا اور کمیشن کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہ نیشنل ڈیفنس کالج میں فراہم کی گئی، جہاں پہ کمیشن نے بیٹھ کر جو ہے وہ پوری کی پوری رپورٹ جو ہے وہ مرتب کرنی تھی۔ اب یہاں پہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے، کیونکہ فوج پاکستان کے کئی ریٹائرڈ ملازمین یہ کہتے ہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ بڑا حساس ٹاپک ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، تو پھر بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم اگر انہیں ڈسکس کریں گے، ان غلطیوں سے سیکھیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آگے نئی منزلوں کی طرف جا سکیں گے، نہیں تو انہی غلطیوں کو دوبارہ دہراتے رہیں گے، انہی کے ارد گرد گھومتے رہیں گے، جس سے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں اور غلطیوں سے سیکھنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ وہ غلطیاں دہراتی نہیں ہیں۔ اب فوج پاکستان کے سرکاری ریٹائرڈ ملازمین کیا کہتے ہیں، افسران، وہ کہتے ہیں جی کہ بھٹو نے کمیشن بنوایا تھا، جی بھٹو نے ملک توڑا تھا، بھٹو کیونکہ اپنے سر کچھ نہیں لینا چاہتا تھا، بھٹو سارا گند فوج پہ ڈالنا چاہتا تھا، لہٰذا اس لیے یہ کمیشن بنوایا گیا اور اس سے رپورٹ جو ہے وہ بنوائی گئی۔ حالانکہ کمیشن کی تمام معاونت جو ہے وہ تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے کی۔ ایک ملٹری سیکٹری دیا گیا تھا جو تمام خطوط لکھتا تھا اور ہر چیز میں معاونت فراہم کرتا تھا۔ کمیشن جو ڈیفنس اکیڈمی نیشنل ڈیفنس کالج ہے اس میں بیٹھا، وہاں پہ اس کا دفتر تھا اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ رپورٹ مرتب کی گئی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ آج یہ بات جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد 12 جنوری 1972 کو کمیشن کی معاونت کرنے والے مسلح افواج کے تینوں نمائندوں کے بارے میں بتایا گیا، جو کہ یعنی ان کے نام دیے گئے کہ جی وہ کون سے لوگ ہوں گے۔ اس میں ایک شخص ظفر محمود صاحب تھے، انہوں نے ایئر فورس کی نمائندگی کرنی تھی۔ کرنل صابر حسین قریشی صاحب تھے، انہوں نے آرمی کی نمائندگی کرنی تھی۔ اور پھر ایک کرنل اے ولی اللہ تھے، کیپٹن اے ولی اللہ، انہوں نے نیوی کی طرف سے جو ہے کمیشن کے ساتھ معاونت کرنی تھی۔ اس کے بعد 17 جنوری 1972 کو کمیشن کا پہلا اجلاس راول پنڈی میں ہوا، جس میں 350 مختلف لوگوں نے مختلف اطلاعات پہنچائیں اور ان لوگوں کا تعلق مختلف قسم کے جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی کے معاملات کے ساتھ تھا۔ اب جو یہ 350 کے قریب اس 17 جنوری کو اطلاعات موصول ہوئیں یا لوگوں نے اپنے بیانات بائی لیٹر جو ہے وہ بھیجے تھے، ان کی 17 جنوری کو جانچ پڑتال کی گئی، کیونکہ ساروں کو نہیں بلایا جا سکتا تھا۔ تو یہ دیکھا گیا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو صرف افواہوں پر اور خبروں پر بات کر رہے ہیں، کون سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سالڈ چیزیں ہیں۔ جن لوگوں کے پاس سالڈ چیزیں تھیں انہی کو بلایا گیا
ताकि जो है वो रश भी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की जा सके। अब कमीशन की जब ये कार्रवाई से पहले जब ये कार्रवाई चल रही थी, सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर कमीशन के सरबराह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी हमूदुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसके दौरान फिर यकीन दहानी करवाई गई कि जो लोग गवाही देंगे उन्हें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से इस्तिस्ना हासिल होगा, यानी वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जद में नहीं आएंगे। फिर कमीशन के ये जी TROs थे कि कमीशन किसी भी शख्स को, यानी वो साबिक आर्मी चीफ हो, साबिक सदर समेत किसी भी शख्स को जो है वो तलब कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर किसी भी शख्स की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए वारंट भी जारी किए जा सकते हैं। चंद अफसरान जो भागकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं उनको भी गवाही के लिए जो है वो बुलाया जाएगा और उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे। ये भी कहा गया कि अगर इनकी शहादतें पूरी ना हुई, यानी हम मुतमईन ना हुए, तो हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि कमीशन को दिया गया वक्त बढ़ाया जाए। कमीशन की कार्रवाई को खुफिया रखना पाकिस्तान के मफाद में है, इसीलिए कमीशन को मिलने वाली सारी इतलात को शाया करना मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि फिर यह कहा गया कि क्योंकि बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान की अफवाज आमने सामने हैं, लेकिन फिर भी कमीशन वक्तन फवक्तन अपनी सरगर्मियों के बारे में अवाम को और हुकूमत को बताता रहेगा कि क्या कार्रवाई चल रही है और क्या कार्रवाई जो है वो नहीं चल रही। अब जो ये कमीशन था, इसके अंदर कितने लोगों ने जो है वो गवाही दी, कितने लोगों से पूछगछ की गई, वो भी मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कितने लोग इसके अंदर जो है वो पेश हुए, जिनको कमीशन को लगा कि इनको बुलाना चाहिए और इनकी गवाही जो है वो अहम हो सकती है। आर्मी से 61 अफसरान जो थे वो इस कमीशन के रूबरू पेश हुए, जो हाजिर सर्विस थे, और 27 रिटायर्ड अफसरान पेश हुए। एयरफोर्स के 39 हाजिर सर्विस और 6 रिटायर्ड अफसरान पेश हुए। नेवी के 14 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान जो थे वो 7 पेश हुए। सियासी लीडर जो थे वो तकरीबन इसमें 23 पेश हुए। सिविल सर्वेंट्स यानी ब्यूरोक्रेसी में से 17 हाजिर सर्विस और 6 रिटायर्ड अफसरान पेश हुए। 3 सहाफ़ियों ने अपने बयानात कलमबंद करवाए और अवामी नुमाइंदे इसमें 10 पेश हुए। अब हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने अपनी कार्रवाई की, अपनी रिपोर्ट मुरतब की और हुकूमत को जमा करवा दी कि आप इसे पब्लिक करें, लेकिन उसे आज तक यानी 2024 तक जो है वो पब्लिश नहीं किया गया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ऐसी चीज़ों को पब्लिश करके गलतियों के ऊपर, जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करते हैं, वैसे बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन तमाम चीज़ों का मर्दाना वार मुकाबला करना चाहिए और अपनी गलतियों से सीख के जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारी जो सीरीज़ है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पे, ये अब रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगी जब तक हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हो जाती, ताकि आप तक मैं इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट दरअसल क्या है, फौज ने हथियार क्यों डाले थे, और फौज, यानी मैं पिछले दिनों में जावेद चौधरी साहब का एक बयान सुन रहा था, वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट सहाफ़ी काउंट होते हैं। जावेद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को ये पता है सिस्टम में रह के कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है जिससे शायद कहीं पर तकलीफ पहुंचती है, और साबिक सदर आरिफ अलवी को भी इस चीज़ का पता है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर बात करने से कहीं पर तकलीफ पहुंचती है। लिहाजा दोनों लोग इस वक्त हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। मैं समझता हूं कि हर शख्स को बात करनी चाहिए, जिन लोगों से गलतियां हुई उनको भी बात करनी चाहिए, ताकि अपनी गलतियों से जो है वो सबक सीखा जाए। कल दोबारा आपसे मुलाकात होती है इससे आगे मज़ीद इंफॉर्मेशंस के साथ। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अजीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अजीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।